भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से आए हुए मित्रों का अभिनंदन एवं स्वागत। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेशाध्यक्ष माननीय प्रणामी साहब लेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से आए हुए मित्रों का यहाँ के प्रभारी लक्ष्मीकांत जी, हरिराम जी देवा, जिला अध्यक्ष जी और हमारे प्रदेश के मंत्री बैठे हैं। सारे प्रेस वार्ता के सहभागी बने हुए हैं। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि ये परिवर्तन संकल्प यात्रा राजस्थान की जनता के आह्वान पर, राजस्थान की जनता की अंदर की आवाज़ को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 4 स्थानों से ये यात्रा प्रारंभ की थी। 2 तारीख को आपके सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश जी के यहाँ से प्रारंभ हुई, जो ईस्टर्न राजस्थान में चल रही है। दूसरी 3 तारीख को, 3 सितंबर को वेणेश्वर धाम, जो एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, वहाँ से प्रारंभ हुई, जो दक्षिणी सुदूर दक्षिणी राजस्थान को कवर कर रही थी। तीसरी यात्रा 4 सितंबर को रामदेवरा से प्रारंभ हुई, जो वेस्टर्न राजस्थान का अधिकतर अरावली से वेस्ट वाले पोर्शन को कवर। और चौथी जो ये यात्रा है, ये गोगामेड़ी से 5 सितंबर को प्रारंभ हुई थी और आज तक 7वां जिले में आई है। वैसे अनूपगढ़ को जिला मानते हैं, अभी तो 8वां जिला हो गया है एडमिनिस्ट्रेटिव लिहाज से। इस प्रकार से पूरा यात्रा चल रही है और यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है कि कांग्रेस राज से दुखी होने के कारण आम जनता के या आम लोगों के जो वादे किए थे, जो काम होने थे, वो हो नहीं पाए। इसके अलावा अपराध बेलगाम, विद्यार्थियों का हाल बेखराब, बेरोजगारों के साथ छलावा, किसानों के साथ छलावा, बिजली और पानी, कई समस्याओं लेके, जिसको आगे माननीय हमारे प्रदेशाध्यक्ष, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष जी जिक्र करेंगे। मैं तो आपका अभिनंदन और ये यात्रा के बारे में बताया है। आगे मैं माननीय प्रणामी साहब से अर्ज करूँगा कि वो आपकी प्रेस वार्ता। माइक दे दो ना, माइक दे दो, माइक दे दो, माइक दे दो। चलो मेरी आवाज थोड़ी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रेस वार्ता में आप सभी प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभी हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय CR चौधरी जी ने अभी यात्रा के बारे में पूरी जानकारी दी और मैं समझता हूँ पूरे राजस्थान प्रदेश में इस परिवर्तन यात्रा को जन आंदोलन भी कहें तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इस यात्रा के साथ आम जन जुड़ा है, जिनमें एक आक्रोश था और आक्रोश के माध्यम से इस परिवर्तन यात्रा के साथ जुड़ा है। और मैं समझता हूँ उसका बहुत ही अच्छा परिणाम 2023 में जब विधानसभा के चुनाव आएंगे और जब कांग्रेस का सूफड़ा साफ होगा, वो आपको देखने को मिलेंगे। मैं सबसे पहले तो हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा। और बधाई केवल हम नहीं दे रहे, बधाई पूरा विश्व दे रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन, जो एक बहुत ही जिसे कहते हैं अच्छा सम्मेलन हुआ और पूरा विश्व ने उसकी सराहना की, उसके लिए हम भी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। इस G20 में जो एक प्रमुख मुद्दे थे, पूरे विश्व को तो इसका लाभ मिला ही मिला, परंतु भारतवर्ष को भी इस G20 के माध्यम से बहुत बड़ा लाभ मिला। तो मैं कुछ बिंदु केवल मात्र आपके समक्ष रखना चाहूंगा। सर्वसहमति से अफ्रीकन यूनियन को 21वां सदस्य बनाया गया। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय था। अफ्रीकन यूनियन को सदस्यता मिलने से अफ्रीका के 55 देशों को G20 में भागीदारी मिलने के बाद भारत ग्लोबल साउथ के नेता के तौर पर उभरा है। दिल्ली घोषणा पत्र के सर्वसम्मति से स्वीकार कर लेना, ये भी भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और इसके साथ साथ
भारत, यूरोप और मिडिल ईस्ट के बीच जो इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू करने की ऐतिहासिक डील हुई है, इसके माध्यम से 40% तक भारत और यूरोप के बीच जो व्यापार है वो 40% तक उसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो निश्चित रूप से इस डील के माध्यम से, G20 के माध्यम से भारतवर्ष में परिवार व्यापार भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और भारतवर्ष की तरक्की इस G20 के माध्यम से होगी। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जब से हमारा देश आजाद हुआ, निरंतर कांग्रेस की सरकारें रही, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो प्रदेश में हो। 50 से 55 वर्षों तक कांग्रेस ने इस देश पर राज किया और जब भी चुनाव आए तो आपने देखा होगा कांग्रेस का एक ही नारा रहता था कि हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे। परंतु 55 वर्षों तक इस देश में गरीबी तो नहीं हटी, बल्कि जो गरीबी रेखा से नीचे जो अपने जीवन यापन करते थे उनकी संख्या निरंतर बढ़ती गई। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिन्होंने 2014 में जब से उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला तो देश की जनता के साथ वायदा किया था। वायदा इस बात का किया था कि धारा 370 को हटाने का काम करेंगे, तो धारा 370 हटाने का काम किया। वायदा इस बात का भी किया था कि हम हमारी सीमाओं को सुरक्षित करने का काम करेंगे, सीमाओं को सुरक्षित करने का काम किया। आतंकवाद को समाप्त करने की बात उन्होंने कही तो आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया। आज पूरे देश में एक भी आप ऐसी घटना बता दीजिए जहां पे बम ब्लास्ट हुआ हो, आतंकवादी गतिविधि हो, जबकि 2004 से लेकर के 2014 तक निरंतर पूरे देश में अपने बम ब्लास्ट की घटनाएं होती थी। केवल मात्र एक घटना हुई थी पुलवामा में, जिसका भी करारा जवाब हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से देने का काम किया और पूरे विश्व को इस बात का संदेश दिया कि हम हमारे देश में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें किसी भी सीमा तक जाना पड़े। भ्रष्टाचार को समाप्त करने का वायदा किया था, भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम किया और गरीब को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम करने का भी प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था। गरीब को गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने का भी वायदा प्रधानमंत्री जी ने किया था। तो प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से हर उस गरीब व्यक्ति के आंसू पोंछने का काम किया, हर उस गरीब व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का काम किया। मैं केवल मात्र कुछ ही योजनाओं के बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा। हर गरीब व्यक्ति को मकान देने का काम किया। करीबन 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्का मकान देने का काम किया और राजस्थान प्रदेश में भी 20 लाख से अधिक लोगों को पक्का मकान देने का काम किया। शौचालय जो मूलभूत सुविधा होती है, तो 12 करोड़ से अधिक घरों में शौचालय का निर्माण करने का काम किया पूरे देश में और राजस्थान में 85 लाख से अधिक लोगों के घरों में शौचालय निर्माण का काम किया। देश भर में जो 50 करोड़ गरीब लोगों का बैंक में अकाउंट खुलवाने का काम किया जीरो बैलेंस पर। कांग्रेस के राज में कोई भी गरीब आदमी बैंक की चौखट पर जाकर के अपना बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकता था, उसको मिनिमम 5,000 रुपए बैलेंस रखना पड़ता था। परंतु जीरो बैलेंस पर उस गरीब व्यक्ति का अकाउंट खुलवाने का काम किया और जिसमें 30 लाख से अधिक राजस्थान प्रदेश में गरीब लोगों का अकाउंट खुलवाने का काम किया और इस अकाउंट खुलवाने के माध्यम से जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, डीबीटी ट्रांसफर होता है, वो सीधा का सीधा उस गरीब व्यक्ति के अकाउंट में जाने का काम किया। राजीव गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं गरीब को 1 रुपया बेचता हूं तो उसको 15 पैसे मिलते हैं, 85 पैसे भ्रष्टाचार में चले जाते हैं। परंतु आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि मैं यदि गरीब को 1 रुपया भेजूंगा तो उस गरीब को पूरा का पूरा 1 रुपया मिलेगा। इस प्रकार से भ्रष्टाचार को भी समाप्त करने का काम किया। कोरोना काल आपसे छुपा हुआ नहीं,
जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार कोरोना काल में 5 स्टार होटलों में बैठ करके अपनी सरकार को बचाने का काम किया, राजस्थान प्रदेश की गरीब जनता का सुध नहीं ली, गरीब जनता को कोई सहयोग नहीं दिया। कोरोना में जितना भी सहयोग करने का काम किया तो हमारी केंद्र की सरकार ने किया, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने करने का काम किया। इसमें खाली एक बात को मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कोरोना काल में नहीं किया, कोरोना काल के बाद भी उसको कंटिन्यू करने का काम किया। और उसमें भी करीबन 4 करोड़ से अधिक परिवार, राजस्थान पर 4 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज राजस्थान प्रदेश में भी देने का काम किया। उज्ज्वला योजना ले लीजिए आप, पहले गरीब महिलाएं अपना चोला चूका लकड़ी से करती थी, लकड़ी जलाकर करती थी, धुआं से उनकी आंखें खराब होती थी। आज हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि उस गरीब महिला को भी हमने मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम किया है। जिस प्रकार एक अमीर महिला अपने घर का चोला चूका गैस के सिलेंडर से करती थी, आज इस देश की गरीब महिला भी अपना चोला चूका उस गैस के सिलेंडर से करने का काम किया है। करीबन 11 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस का सिलेंडर देने का काम किया और राजस्थान प्रदेश में इसकी संख्या 70 लाख से भी अधिक है। इसके साथ साथ कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने करीबन 20 करोड़ महिलाओं के खाते में 1500 रुपया भेजने का काम किया और इसमें भी राजस्थान प्रदेश में 1 करोड़ 60 लाख बहनों के अकाउंट में 1500 रुपए कोरोना काल में देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। आपको पता ही है किसान निधि कि हर वर्ष 6000 रुपया प्रत्येक किसान के खाते में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जमा करा रहे हैं 2-2 हजार की 3 किस्तों के माध्यम से। तो किसानों के लिए भी काम करने का काम किया। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक का मुफ्त बीमा करने का काम किया। आज मैं यहाँ पे आरोप लगाना चाहूंगा राजस्थान की सरकार पर, गहलोत की सरकार पर, कि पूर्ववर्ती सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने भामाशाह योजना के तहत 30,000 से लेकर के 3 लाख तक का मुफ्त इलाज करने का काम किया था। और उस समय आपको मालूम है कि अपना भामाशाह कार्ड लेकर के जाओ और मुफ्त इलाज करवा के वापिस आ जाओ, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं देना पड़ता था, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो। परंतु अभी चिरंजीवी योजना का क्या हाल है ये आपसे छुपा हुआ नहीं। आज भी गरीब को चिरंजीवी योजना जो राजस्थान सरकार ने गहलोत जी ने लागू की है उसकी सीमा तो 25 लाख कर दी, परंतु लाभ वो किसी को नहीं मिल रहा। आज प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ तो चिरंजीवी कार्ड को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और सरकारी अस्पताल में चले जाओ कि इतनी लंबी लाइन लगी हुई है कि उसका नंबर एक महीने नहीं आता। तो जो योजना का लाभ भामाशाह से मिला, जो योजना का लाभ आयुष्मान योजना से मिलना चाहिए था, केंद्र सरकार से मिलना चाहिए था, उससे राजस्थान प्रदेश की जनता को महरूम करने का काम किया तो गहलोत की सरकार ने करने का काम किया। जिस प्रकार से राजस्थान प्रदेश में गहलोत की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, उस तुष्टीकरण की राजनीति का परिणाम है कि आज पूरे राजस्थान प्रदेश में अराजकता का माहौल फैला हुआ है। आज पूरे राजस्थान प्रदेश में महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। आज पूरे राजस्थान में दलित अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता, बच्चियां अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करती, जो स्कूल में बच्चियां जाती हैं वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। पूरा राजस्थान प्रदेश अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। ये केवल मात्र इस गहलोत की सरकार की तुष्टीकरण राजनीति की परिणति है। ये अपना दुर्भाग्य है कि जो राजस्थान प्रदेश जिसका सामने नाम आते ही महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल, जहरवीर गोगा जी महाराज, वीर तेजाजी महाराज, बाबा रामदेव जी, राणा सांगा, राणा कुंभा और वीर दुर्गादास राठौड़ जैसी छवि उभर करके आती थी। मीराबाई, पन्नादाय, अमृता देवी के चित्र आंखों के सामने आते थे। आज उसी राजस्थान के बारे में सोचते हैं तो अखबारों में छपी वो खबरें सामने आती हैं, जिसमें मैं आपको कुछ बताऊंगा। गंगानगर के लालगढ़ जाटान में 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में 60 साल की महिला के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई।
बीकानेर के खाजूवाला में कोचिंग जा रही दलित बच्ची को पुलिस कर्मियों ने अपहरण किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस जो रखवाली है, यदि वो भी गहलोत की सरकार में भक्षक बन जाएगी, इसमें भी आरोप लगाना चाहूंगा मैं। इसमें भी एक ही कारण है कि आज राजस्थान प्रदेश के जितने भी थाने हैं वो कांग्रेस के विधायकों के हाथ में गिरवी रखे हुए हैं। जो विधायक चाहता है वो इसी एसएचओ का वहां पे ड्यूटी लग जाती है। वो यदि विधायक चाहता है 2 महीने बाद उसको हटाना तो उसको हटा दिया जाता है। इस प्रकार से इस गहलोत की सरकार ने पूरे राजस्थान प्रदेश के थानों को इस कांग्रेस के विधायकों के हाथ में दे रखा है। उसके कारण ये सब जो मैं आपको पूरी फहरिस्त पढ़ता हूं, ये एक बहुत बड़ा कारण है इस अत्याचार का। बीकानेर के मैंने बताया पुलिसकर्मी अपहरण कर दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी। राज्य सरकार आरोपियों को बचाने में जुटी रही। कुछ दिन पहले बीकानेर में सरे बाजार युवक को चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। सीकर में कोचिंग में पढ़ने वाली छात्रा को छोड़ने आए उसके पिता को भरे बाजार में गैंगवार ने गोली मार दी। बेटी की गोद में पिता ने दम तोड़ दिया। अलवर में 15 साल की मूक बधिर दिव्यांग बालिका के साथ दुष्कर्म कर उसे बीच सड़क पर पटकर चले गए। सरकार ने इस विभत्स घटना को दुर्घटना बताकर इतिशी करने की कोशिश की, क्योंकि उस समय कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी रणथंभौर, आपको होगा ध्यान, चुनाव था, लोकसभा का चुनाव था, उसमें रणथंभौर घूमने आई हुई थी। कहीं प्रियंका गांधी को इसकी भनक नहीं लग जाए जो प्रियंका कहती थी, मैं क्या कहती, लड़की हूं, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। परंतु राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, यहां पर ना तो लड़की लड़ सकती है और ना ही महिलाओं पर इतना अत्याचार इस कांग्रेस की सरकार ने किया गया। अलवर के थानागाजी में पति के सामने पत्नी की गैंग रेप और उसका वीडियो बनाकर वायरल किया गया, ये उसी घटना है। अलवर में जिहादी मानसिकता के लोगों ने हरीश जाटव, योगेश जाटव, चिरंजीव जाटव सैनी को जिस प्रकार मारा वह सरकार के अपराधियों से सांठगांठ का स्पष्ट प्रमाण है। कटुम्बर में 150 साल पुरानी गौशाला पर बुलडोजर चला दिया गया। सालासर में राम दरबार को बुलडोजर से ढा दिया गया। आपके अलवर के राजगढ़ में शिवलिंग को ड्रिल मशीन से तोड़ा गया। झुंझुनू के गगिया सागर में सदियों पुराने राय माता के मंदिर में समुदाय विशेष द्वारा कब्जा करने की कोशिश की, जिसे सरकार ने संरक्षण दिया। यह सब घटनाएं इस ओर देखती हैं कि जो हमारे गृह मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल निर्कुंज हैं, किसी प्रकार की वो राजस्थान प्रदेश की जनता को आप ये बानसूर में ले लीजिए। बानसूर के 3 मामले मेरे सामने आए। सुनीता यादव हत्याकांड बुकसेड़ा में, इसमें तो 7 दिन तक लाश को सड़क पर लेकर के उसके परिवारजन सरकार से इंसाफ मांगते रहे, परंतु आज तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई। आज तक भी जो दोषी हैं, जो मुजरिम हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। महनपुर में गुर्जर समाज के बच्चे का नरकंकाल मिला, वो भी अभी तक गुत्थी नहीं सुलझी। हंसराज जो व्यापारी है, मतलब व्यापारी भी सुरक्षित नहीं। आप ये बांसुर में लिए नारायणपुर के साथ लूट में उसकी आंख फोड़ दी गई। जो अपराधी पकड़े हैं वो अपराधी है ही नहीं, वो अपराधी नहीं है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। और जो गरीब आदमी है उनको पकड़ने का काम, और ये गहलोत साहब कहते हैं जी हमने पकड़ लिया, इस प्रकार इतिशी करने की जाल में। तो ये अपराध बिल्कुल बेलगाम हो रहे हैं। अब राजस्थान प्रदेश की जनता इसको सहने का काम नहीं करेगी। मैं कुछ डेटा आप लोगों के सामने रखूंगा। पिछले 56 महीनों में 10 लाख से अधिक मुकदमे इस राजस्थान प्रदेश में दर्ज हो चुके हैं। मैं समझता हूं आज तक का अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और इसमें 7,650 से अधिक निर्दोष नागरिकों की हत्या हो चुकी है। इसके साथ साथ महिलाओं पर जो अत्याचार हुए उसके 2 लाख से अधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, और जिनमें 31,000 मुकदमे तो खाली दुष्कर्म के हैं, बलात्कार के।
दलितों पर अत्याचार की घटनाएं बेतहाशा पूरे राजस्थान प्रदेश में बढ़ रही हैं, आपको मालूम ही है। राज्य में पहले कभी गैंगवार नहीं होता था राजस्थान प्रदेश में, आज राजस्थान प्रदेश में कहां पर गैंगवार नहीं हो रहा। पूरे राजस्थान प्रदेश में गैंगवार की घटनाएं बेतहाशा बढ़ रही है। मैंने पहले ही कहा, तुष्टीकरण की राजनीति ये गहलोत की सरकार कर रही है, और ये तुष्टीकरण की राजनीति गहलोत की सरकार नहीं करती तो जो कन्हैया लाल की जघन्य हत्या उदयपुर में हुई, वो हत्या कभी नहीं होती। जोधपुर में दंगे कभी नहीं होते, करौली में दंगे कभी नहीं होते, भीलवाड़ा में दंगे कभी नहीं होते, जयपुर में दंगे कभी नहीं होते। इसका सारी जो परिणति है, वो पूरी की पूरी परिणति इस तुष्टीकरण की राजनीति के मामले में। ये राजस्थान प्रदेश है, राजस्थान प्रदेश की जनता की आस्था है, राम में आस्था है, कृष्ण में आस्था है, कितने हमारे इष्ट हैं जिनमें आस्था है। ये राजस्थान की सरकार, गहलोत की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हुए उस पर भी कुटाराघात कर रही है। रामनवमी पर, परशुराम जयंती, हिंदू नववर्ष, हनुमान जयंती की शोभा यात्राओं पर यह हिंदू विरोधी सरकार रोक लगाती है, और कोटा में पीएफआई को हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ रैली निकालने की इजाजत देती है। ये कांग्रेस की सरकार कर रही है। इस कांग्रेस की सरकार के प्रदेश में 3 दर्जन से ज्यादा पुजारियों, साधु संतों की हत्या हो चुकी है। मंदिरों पर सरकार का बेलगाम बुलडोजर चल रहा है। ये सरकार की सोच है। राजस्थान प्रदेश में पहले नशीले पदार्थ नहीं बिकते थे। आप आज राजस्थान प्रदेश के किसी भी कोने में चले जाओ, नशीले पदार्थ बिकते आपको, खुले आम तस्करी उसकी हो रही है, जिसपे किसी प्रकार की नकेल ये सरकार नहीं कर पा रही। ये वही सरकार है जिस सरकार ने अपने विधानसभा के चुनाव के दौरान जनता के साथ ये कहा था, किसानों को ये कहा था कि हम किसानों को संपूर्ण कर्ज माफ करेंगे। ये भी कहा था कि बिजली की दरों में वृद्धि नहीं करेंगे, किसानों को उसमें छूट देंगे। परंतु आज तक किसानों का संपूर्ण कर्ज माफी नहीं हुआ। केवल मात्र 5% किसानों का कोई कर्ज उन्होंने माफ किया तो किया, बाकी किसानों का कर्ज माफ करने का काम नहीं किया। कर्ज माफ तो दूर, उस गरीब व्यक्ति की वो लोन नहीं चुका सका तो उसकी जमीनों को नीलाम करने का भी इस सरकार ने काम करने का काम किया। अब आप भ्रष्टाचार ले लीजिए। आप लाल लहरी बड़ी चर्चित रहेगी। लाल लहरी बहुत तेजी से आई थी, पर अभी उसमें सस्पेंस बरकरार है। परंतु ये भ्रष्टाचारी सरकार है। इन्हीं के मंत्रियों ने इन्हीं की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप निरंतर लगाए, और एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, उसके अनुसार राजस्थान भ्रष्टाचार के मामले में पिछले 4 वर्षों से नंबर 1 है। ये हम नहीं कह रहे, ये रिपोर्ट कह रही है। कांग्रेस के एक ही मंत्री ने आरोप भी लगाया, लाल लहरी का खुलासा तो जब होगा तब होगा, आधा खुलासा तो हो गया, भ्रष्टाचार तो उसमें है ही सही। 4 वर्षों के किए हुए भ्रष्टाचार की वो डायरी लाल डायरी है। ये पूरा हिसाब करते हैं, क्योंकि हिसाब इसलिए करते हैं जब पूरा पैसा आ जाता है उसका बंटवारा भी तो होना पड़ता है ना, तो उसका बंटवारा इस लाल डायरी के माध्यम से जनता के सामने आएगा। आज तक कभी आपने पूरे देश में कहीं सुना कि उस प्रदेश के सचिवालय में भ्रष्टाचार का पैसा मिल जाए? 2,31,00,000 रुपया सेक्रेटेरिएट के ऑफिस में अंडरग्राउंड में नगद मिला, और करीबन सोना भी मिला था। 1 किलो कितना सोना कितना मिला था? 1 किलो उसमें सोना मिला। सोने की भी तस्करी सरकार कर रही है। अन्नपूर्णा का जो फूड पैकेट योजना है, गरीब के लिए योजना है, उसमें भी सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। और भ्रष्टाचार तो कर रही है, करीबन 30% अधिक मूल्य में सामान की खरीद कर रही है। चलो 30% अधिक सामान में मूल्य खरीदो, माल तो उसको शुद्ध दो, खाना तो शुद्ध दो,
उसमें भी अडल्ट्रेशन, घटिया क्वालिटी देने का काम इस सरकार ने करने का काम किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जल शक्ति मिशन के माध्यम से हर घर को नल देने का वायदा किया था और उस योजना के तहत 38,000 करोड़ रुपया राजस्थान की सरकार को दिया कि आप इस पैसे के माध्यम से हर घर में नल देने का काम आप करें। उसमें भी राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार किया, परंतु नल से पानी देने का काम राजस्थान प्रदेश की सरकार ने करने का काम नहीं किया। कांग्रेस सरकार ने कोरोना जैसी आपदा में भी चांदी कूटने का काम किया। ऐसा कौन सा टेंडर है जिस टेंडर की दरें ज्यादा नहीं हो? उसमें तो एक कोई 20,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तब खरीदे जब पीक टाइम कोरोना का निकल गया था। आज वो सारे 3 गुना कीमत पर खरीदे। आज वो सारे के सारे कंसंट्रेटेड गोदाम में बंद पड़े हैं, किसी काम में नहीं आ रहे। कोरोना काल में ही राजस्थान के खनन विभाग ने भी चांदी कूटी। प्रतापगढ़ के पीपल खूंट में 1,000 करोड़ रुपए की लाइमस्टोन की खान को मार्बल की बता करके केवल मात्र 5 करोड़ में देने का काम किया। खान तो अपनी लाइमस्टोन की है और उसको मार्बल बता दिया। यह सरकार ने काम करने का काम किया। महाभ्रष्टाचार का आलम इस कदर है कि डीसीपी के ऑफिस में एसीपी रिश्वत में पीड़ित महिला से उसकी अस्मत मांग रहा है। ये राजस्थान सरकार में खाली भ्रष्टाचार, पैसों का भ्रष्टाचार नहीं है, महिलाओं की अस्मत का भी भ्रष्टाचार ये कांग्रेस की सरकार यहां पर कर रही है। ये किसी से छुपा नहीं। कोटा से जो अपने विधायक है कांग्रेस के, नाम मैं नहीं लूंगा उनका, वो तो खुलेआम खान मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, परंतु गहलोत जी उस पर भी कोई कार्रवाई करने का काम नहीं कर रहे। अब मैं इतना ही कह सकता हूं, इस भ्रष्टाचार का आलम यह है कि राजस्थान प्रदेश में इस कांग्रेस की सरकार में, गहलोत की सरकार में कोई भी काम बिना भ्रष्टाचार के नहीं होता। और भ्रष्टाचार भी 10%, 5% नहीं, 50% तक भ्रष्टाचार का काम इस कांग्रेस की सरकार में हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह वायदा किया था कि हम बिजली की दरों में वृद्धि नहीं करेंगे, हम बेरोजगार युवा को बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसको रोजगार देने का काम करेंगे। परंतु इस सरकार ने बिजली की दरों में जितनी 8 बार बिजली की दरों में इस सरकार ने वृद्धि करने का काम किया, वृद्धि करने का काम किया। सरचार्ज तो 18 बार लगाने का काम किया। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूंगा। 2018 में जब हमारी सरकार थी तो बिजली की दर थी 5 रुपए 85 पैसे प्रति यूनिट और आज बिजली की दर है 11 रुपए 90 पैसे प्रति यूनिट। ये इस सरकार की बानगी है जो ये कहती है मैं बिजली की दरों में हम वृद्धि नहीं करेंगे। इसी प्रकार से बेरोजगारी भत्ता देने का काम वायदा किया था, रोजगार देने का वायदा किया था। आज बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा, यहां तक कि रोजगार भी नहीं मिला। ये पूरे देश में पहली सरकार है जहां पर 18 बार पेपर लीक हुआ है और पेपर लीक के कारण से सारे परीक्षाएं सारी रद्द हो गई, एग्जाम सारे रद्द हो गए। कितने ही लाखों बेरोजगार युवाओं पर इस पेपर लीक के माध्यम से उनको रोजगार नहीं मिला, उन पे कुठाराघात किया गया। ये कांग्रेस की सरकार ने इस दिशा में काम करने का काम किया। किसानों की बात अब मैंने पहले भी आपसे करी, मैंने आपसे। अब आप देखिए राजस्थान प्रदेश में मिनिमम प्राइस पे खरीद होती है, पूरे देश भर में बाजरे की खरीद हुई। अपना पड़ोसी प्रदेश ले लो हरियाणा, जहां पर समर्थन मूल्य पर खरीद की गई, जिसके कारण वहां पे 2350 रुपए प्रति क्विंटल बाजरा बिका। और वहीं राजस्थान प्रदेश के किसानों को अपना बाजरा 1300 से 1400 रुपए प्रति क्विंटल बेचने पर विवश होना पड़ा।
यदि कांग्रेस की सरकार इस खरीद से खरीद कर लेती तो हमारा किसान भी इस बाजरे को 2350 रुपए प्रति क्विंटल में बेचता और अपनी खुशहाली का वो काम करता। आज राजस्थान प्रदेश महिला अत्याचार में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, पेपर लीक में नंबर 1 है, पेपर लीक को व्यवसाय बनाने में नंबर 1 है, खुद की ही सरकार के मंत्रियों को नकारा निकम्मा बताने वाला नंबर 1 है। अब राजस्थान प्रदेश की जनता ये अपना मन बना लिया है कि इस प्रकार की नंबर 1 की सरकार हमें नहीं चाहिए। जो भ्रष्टाचारी सरकार है, जो अत्याचारी सरकार है, जो विश्वास विरोधी सरकार है, जो विकास विरोधी सरकार है। अब राजस्थान प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि हमें एक ऐसी राजस्थान में नंबर 1 सरकार चाहिए जो विकास में नंबर 1 हो, जो सुशासन में नंबर 1 हो, समृद्धि में नंबर 1 हो, सड़कों के विस्तार में, आधारभूत संरचनाओं के विकास में, चिकित्सा व्यवस्थाओं के सुधार में, शिक्षा में, देश की शिक्षा व्यवस्था में नंबर 1 हो। इस प्रकार की हमें सरकार चाहिए। आज प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है और इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से आम जन भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है और मैं समझता हूं आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2/3 मेजोरिटी से अधिक में अपनी सरकार बनाने का काम करेगी और राजस्थान की खुशहाली की एक नई इबारत भारतीय जनता पार्टी लिखेगी। धन्यवाद। ये मोदी जी बड़ा। हाँ, अभी जो हमारी ये यात्राएं निकल रही है, अभी इन यात्राओं का समापन भी हो रहा है, पर इसका जो मुख्य समापन है उसमें हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जयपुर शहर में आएंगे और इसका वो समापन करेंगे। मेरा आप प्रेस वालों के माध्यम से पूरे राजस्थान प्रदेश की जनता से विनम्र निवेदन है कि इस रैली में, इस सभा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के इस रैली को सफल करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, आपने ये तो कहा कि भाई ये भ्रष्ट सरकार है, लेकिन अभी मैंने देखा है एक उदाहरण, रात को देखा कि आपके 10 विधायक के प्रत्याशी थे जिन्होंने आवेदन किया और एक का नाम नहीं लिया गया खुद राजा जी के द्वारा और बाकी 9 का नाम लिया गया। तो इसमें क्या कारण है? वो गरीब था इसलिए? देखिए, पहली बात तो मेरी ये जानकारी में है नहीं, परंतु मैं भी उसी कड़ी में आता हूँ, मैं भी उसी प्रकार की भाषा है नहीं है जानकारी में नहीं है, परंतु ऐसा कभी होता नहीं है। एक बात बताइए, इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं ना, उनसे गरीब तो कोई नहीं है। एक रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे, आज वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ये बात बिल्कुल निरर्थक है। सर, दूसरी चीज सर, राजस्थान प्रदेश में केंद्र सरकार के द्वारा ERCP की योजना चलाई गई थी, किसकी? लेकिन अलवर जिला आज भी पानी के लिए त्रस्त है। अभी तक अलवर जिले के वासियों को पानी नहीं मिला। केंद्र सरकार कहती है कि राज्य सरकार, इसका दोषी केवल मात्र कांग्रेस की सरकार है, गहलोत की सरकार है। ये गहलोत की सरकार चाहती नहीं थी, क्योंकि ERCP की योजना की जनक कौन है? इसको किसने बनाया, किसने लॉन्च किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, आदरणीय वसुंधरा राजे ने किया। गहलोत साहब चाहते ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की योजना धरातल पर आए, परंतु अब आपको पूरा विश्वास दिलाती है कि हमारी सरकार आएगी, केंद्र में हमारी सरकार है, केंद्र में फिर पुनः सरकार आएगी, इस योजना को पूरा जमीन तक लेके जाने का काम करेंगे। एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ कि वसुंधरा राजे